हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी। आज हम बात करना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी कुछ दिनों से फिर से चर्चा में इसलिए आई क्योंकि कुछ नए विज्ञापन टीवी में आना आरंभ हुए जिनमें क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कुछ विज्ञापन आ रहे थे। इस सिलसिले में कल भारत सरकार की कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें यह कुछ बातें सामने रखी गई, जिसमें कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी के बढ़ावा से देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसी जो समस्याएं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इन सब चिंताओं को मद्देनज़र रखते हुए कल भारत सरकार ने मीटिंग की है। आज हम क्रिप्टो करेंसी पे बात करेंगे। हमारे साथ में है भव्य त्रिपाठी, जो कि ट्रिपल आईटी धारवाड़ में 7th सेमेस्टर की छात्रा हैं। हम आज की बात की शुरुआत करते हैं भव्य आपसे ये पूछते हुए कि जो कल भारत सरकार की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कंसर्न जाहिर की कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसको बढ़ावा मिलने से पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की जो समस्या है और जो टेररिस्ट जो पैसा अपना रूट करते हैं उसको बढ़ावा मिल सकता है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? आप जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, ये तो अभी भी जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है इसमें भी होती ही है। हम्म। तो क्रिप्टो करेंसी जो है या बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ये आपको एक ज़रिया देती है जिससे ये पूरा जो सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट रहे, डिसेंट्रलाइज्ड रहे, यानी कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना रहे यहाँ पे, और जो सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो सब इसको वैलिडेट कर सकें। ये आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी देती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का इसमें सवाल ही नहीं आता। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं जो इसमें पैसा लगाते हैं हम्म। क्रिप्टो करेंसी में, हम्म। उनकी आईडी वो कंसील रखते हैं, छुपी रहती है वो। जी। तो ऐसी स्थिति में तो ये पता ही नहीं लगेगा कि पैसा किसने लगाया। तो सरकार का ये जो सोचना है कि मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिले, ये वाजिब लगता है। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार इंस्टेड ऑफ बैनिंग क्रिप्टो करेंसी उनको इस चीज़ के लिए सल्यूशन ढूंढना चाहिए। इसके कई सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्नोलॉजी के लिए कई सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये इसके सल्यूशंस आ रहे हैं, और सरकार को हमारे देश में भी इस ऐसे सल्यूशंस को डेवलप करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। नहीं तो इसका एक और सल्यूशन ये है कि आप जो ब्लॉकचेन में जो नोड्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं देश में, उन्हीं को वो नोड्स बना लीजिए ताकि वो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर सकें। अच्छा, तो इससे ये होगा कि जो एंटी, मतलब आपका कहना है कि जब पैसा लगाया जाएगा तो वो तो थ्रू बैंक्स ही लगेगा। जी। तो जब थ्रू बैंक्स लगेगा उसी स्टेज पे आप पकड़ लो। हाँ, अगर आप एंट्री पॉइंट पर ही जब वो कन्वर्ट कर रहे हो अपने ब्लैक मनी को क्रिप्टो करेंसी में, तभी आप एंट्री पॉइंट में अगर बैंक पकड़ ले कि ये सस्पिशियस है, तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये अब सरकार का एक और कंसर्न जो इन विज्ञापनों को लेके है कि ये जो विज्ञापन आ रहे हैं बड़े भ्रामक हैं और युवाओं को ये भ्रमित कर सकते हैं। तो ये क्या सरकार की आशंका सही है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच है। जो विज्ञापन आ रहे हैं अभी वो कॉइन DCX जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के आ रहे हैं, और ये इन विज्ञापनों का बिल्कुल ये राइट है कि ये ऐड करें अपने प्लेटफॉर्म का, लोगों को अवेयर करें कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है। जैसे कि शेयर मार्केट में भी यही होता है, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, अपस्टॉक्स, ग्रो, जो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट एक्सचेंज करने का ज़रिया देते हैं। वैसे ही ये कॉइन DCX जैसे जो एप्लीकेशंस है वो बस एक एक्सचेंज मीडियम है फॉर क्रिप्टो करेंसी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, और जैसे आप अपने रिस्क पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आप अपने रिस्क में क्रिप्टो करेंसी पे करेंगे। तो आपका कहना है कि जो लोग उसमें कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जी। तो ये जो तकनीक है, जैसे आपने बताया कि ये ब्लॉकचेन के माध्यम से ये करते, ये ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे पहले 1991 में प्रपोज की गई थी। वो टाइम स्टैम्प्स को रिकॉर्ड करने के लिए थी असल में, लेकिन तो उसके बाद उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। फिर 2009 में सातोशी नाकामोटो, जो कि एक सूडोनिम है, ये हमें किसी को नहीं पता ये कोई एक इंसान है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, किसने बनाया, इन्होंने एक पेपर रिलीज़ किया, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी करके, जिसमें उन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी हमें इंट्रोड्यूस करी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अच्छा। जो कि ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड है, और आप इस पर रिलाई कर सकते हैं विदाउट ट्रस्टिंग ऑन द पर्सन जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि आपको अगर उस आदमी पर ट्रस्ट नहीं भी है तो भी आपके साथ धोखा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम ही इतना सिक्योर है, ये मैकेनिज्म इतना सिक्योर है कि आप अनट्रस्टेड यूज़र से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं, तो ये कैसे कैसे सिक्योर है ये, और ये अभी वाले बैंकिंग सिस्टम से कैसे अलग है?
क्योंकि ये ब्लॉक चेन है, मतलब ये एक चेन ऑफ ब्लॉक्स है। हर एक ब्लॉक का अपना एक हैश होता है, जिसे कह सकते हैं आप एक आईडी होती है। ये एक 256 बिट का हैश होता है, मतलब 256 करीब करीब हाँ जी, 250 यूनिट। हाँ, इतने सारे नंबर और लेटर से बनी एक आईडी है। ये हमेशा यूनिक होती है। अच्छा। अब ये एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम से जनरेट होती है। मतलब आप जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हाँ ये ट्रांजैक्शंस अगर आप इनपुट करेंगे, हाँ उसका जो आउटपुट निकलेगा वो एक हैश निकलेगा। हाँ हर एक ब्लॉक में अपना खुद का एक हैश होता है और प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। तो हम पहचान सकते हैं कि ये ब्लॉक किसके बाद आएगा, और आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे आप लेजर में किसी ने चेंज कर दिया तो ये सब करप्शन वगैरह ऐसे ही तो होता है, लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जैसे ही एक ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई किया या डिलीट करने की कोशिश करी तो वो हैश जो है वो बदल जाएगा। इससे प्रीवियस सारे ब्लॉक्स मतलब गलत हो जाएंगे और इनवैलिडेट हो जाएगा। बाकी लोग पकड़ सकते हैं जो देख रहे हैं ये वो। बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है कि यहाँ चेंज हुआ है। तो इसको साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये किसी बहुत सारे रेल के डब्बों सरीखे हैं, और ये रेल के डब्बे एक के बाद एक एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और उन रेल के डब्बों में ये लेजर जो होते हैं जिनमें सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो रखे हुए हैं, और ये एक के बाद एक दूसरा जोड़ता है इनको। और जो जोड़ने वाला है इनको, जो डिस्कवर करने वाला है, उसको माइनर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। जी, इस प्रक्रिया को, ब्लॉक को ढूंढने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं, और इसके लिए माइनर्स को काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, हार्डवेयर, बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर लगते हैं। तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है माइनिंग। जी, बहुत आसान काम नहीं है ये, और इसीलिए भी इसमें फ्रॉड करना इम्पॉसिबल है। तो हैकर इसको नहीं हैक करते एट ए टाइम, एक चीज को हैक कर पाएंगे, इतनी सब चीजों को हैक नहीं नहीं, करो। क्योंकि आपको कंसेंसस चाहिए सारे नोड्स का। आपको 51% लोग अग्री करने चाहिए कि हाँ ये वैलिड है। अब आप इसको, इसलिए ये इम्पॉसिबल है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, क्योंकि जैसे ही आप कुछ करेंगे तो पूरी ब्लॉक में मॉडिफिकेशन हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि ये गलत है, ये वैलिड नहीं है। हाँ, तो फिर इसीलिए जो हैकर्स होगा वो भी तो जानता है कि ये लाखों कंप्यूटर्स में एक साथ करना असंभव है, तो ये करेगा ही नहीं। करेगा। तो ये जो माइनर और माइनिंग, जो ये शब्द बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होते हैं, ये मुख्य रूप से जो है ये ब्लॉक डेवलपर्स हैं, जैसा वो आपने सबसे पहले नाम बताया जिनने पहला ब्लॉक बनाया था, सातोशी नाकामोटो। सातोशी उन्होंने नाकामोटो। जो ब्लॉक बनाया था उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहला ब्लॉक होता है किसी ब्लॉकचेन का, उसको जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। तो जैसे बैंक के लेजर होते हैं, तो ये उनके आगे के लेजर, इनके आगे के पन्नेपन कह सकते हैं, ये नए ब्लॉक डेवलप करने वाले ये माइनर कहलाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा माइनर्स जो हैं ये कौन से देश में है और क्या इनको अच्छी कमाई होती है? फिलहाल सबसे ज़्यादा माइनर्स अभी यूएस और चाइना में हैं, और इनके लिए बहुत अगर एक ब्लॉक इन्होंने डिस्कवर किया तो इनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इनने अगर कोई ब्लॉक डिस्कवर किया है तो इनकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो भारत की इसमें क्या स्थिति है? भारत इसमें दूर दूर तक कहीं पर भी अभी नज़र नहीं आता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को, और जैसे कि आपने कहा सरकार इससे डरी हुई है, इसको अडेप्ट नहीं करना चाह रही है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए अभी इंडिया में ये माहौल ऐसा नहीं है तो अपने यहाँ के लोग माइनिंग में आए और माइनर। अच्छा, एक चीज़ और बार बार उठाई जाती है कि ये जो माइनिंग या माइनर की जो ये एक्टिविटी है, इसमें ये मतलब जो इसके इको फ्रेंडली नहीं है ये एक्टिविटी, इसका ये भी बहुत बार में ये बात चर्चा आती है। इस इको फ्रेंडली नहीं है ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर लगता है, कंप्यूटेशनल पावर लगता है, जो कह सकते हैं कि हाँ पावर कंजम्पशन है, जो एनवायरनमेंट को हार्म करता है। तो इस ये भी बात उठाई जाती है। तो लेकिन ये है कि कुछ सरकारें इसके लिए कदम उठा सकती हैं, कुछ एक निश्चित एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, कुछ कदम उठा लें जिससे ये हो, और खुद रिसोर्सेज प्रोवाइड करें लोगों को। अच्छा, तो ये जो है मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये चूँकि दुनिया के चाइना और सिंगापुर जैसे देश इसमें आगे आ रहे हैं, तो भारत को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और सरकार को इसके लिए कुछ ऐसे जरूरी कदम जरूर उठाने चाहिए जिससे लोग वो नहीं हो, लेकिन इस आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। और इस नए अवसर को देखते हुए उसको प्रमोट करने के लिए सरकार को अपनी तरफ से कोशिशें करनी चाहिए। लेकिन मैं ये है कि इसको भविष्य में हम किस उसके रूप में देख सकते हैं, इसका भविष्य कैसा दिखाई देता है? इसका भविष्य जैसे 10 साल पहले कहें तो कोई भी बोलेगा ये बस हाइप है, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये रियलिटी में बदल रहा है। जिस तरह से यूएस डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी है, वैसे ही भविष्य में डिजिटल वर्ल्ड में
बिटकॉइन एक स्टैंडर्ड करेंसी बन सकती है, क्रिप्टो करेंसी बन सकती है, क्योंकि ये सबसे पहली और सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको बड़े मतलब सावधानी से और अपनाएं, इसको हाँ अपनाएं, इसके लिए माहौल बनाएं। हाँ जी, इसके बारे में ओपन माइंड रखें हम्म। और इसको भी एक अपॉर्चुनिटी दें हमारे देश में आने की। और अपना जो मैन पावर है उसको उस डायरेक्शन में यूज़ करें। बिल्कुल। ठीक। दोस्तों, आज का ये संवाद यहीं तक, आगे इस विषय पर और चर्चा होगी। धन्यवाद।